नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता खबर, जहां आवाज आपकी और खबरें हमारी होती है। फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। क्या गांधी परिवार में जल्द ही शहनाइयां बजने वाली हैं? आज की यह खबर राजनीति के गलियारों से नहीं, बल्कि राजस्थान के खूबसूरत जंगलों से आ रही है। नए साल के मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पूरे परिवार के साथ रणथंभौर के आलीशान होटल शेरबाग में रुके हुए हैं। चारों तरफ कई सुरक्षा और पुलिस का पहरा है, क्योंकि चर्चा है कि प्रियंका गांधी के बेटे रेहान और अवीवा बेग की सगाई की रस्म आज रात नए साल के जश्न के साथ निभाई जा सकती है। हालांकि परिवार ने इसे पूरी तरह निजी दौरा बताया है, लेकिन सूत्रों की माने तो जैसल सिंह के बच्चों के जन्मदिन के साथ साथ यहां एक रिंग सेरेमनी की भी तैयारी है। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और होटल के रास्ते पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। क्या वाकई नए साल की शुरुआत इस शाही परिवार बारी यूएस के लिए किसी बब्बे रिश्ते की खबर लाएगी? इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। साल 2026 का सूर्य उदय हो चुका है और पूरा भारत नई उम्मीदों और खुशियों के साथ इस नए साल का जश्न मना रहा है। देश भर में 2025 को विदा कर लोग एक दूसरे को गले लगाकर नववर्ष की बधाई दे रहे हैं। इस खास मौके पर राजनीति के दिग्गजों ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं भेजी हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सभी के अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना की, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस साल को लोकतंत्र और युवाओं के रोजगार के नाम करने का संकल्प लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय और प्रेम का संदेश देते हुए इसे लोकतंत्र के प्रहरियों को समर्पित किया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी इसे सामूहिक प्रगति का वर्ष बताया है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरफ रौनक है और हर भारतीय आज एक नई ऊर्जा के साथ सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। आप सभी को भी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एक नया मंत्र दिया है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। प्रगति की 50वीं बैठक में पीएम ने 40 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि अब सरकारी योजनाओं की डिलीवरी में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले दशक में इसी तंत्र के जरिए 85 लाख करोड़ के रुके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। पीएम मोदी ने राज्यों को भी प्रगति जैसा सिस्टम बनाने की सलाह दी है, ताकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। दोस्तों, अगर आप भी देश के बड़े बदलावों और हर सटीक खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी बेहतर खबरें लाने की ताकत देता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रायपुर में हुंकार भरते हुए कहा है कि यह देश किसी एक का नहीं, बल्कि हम सबका है। उन्होंने दो टूक लफ्जों में कहा कि लोगों को जाति, धन या भाषा के आधार पर आंकना बंद करना होगा, क्योंकि असली सामाजिक सद्भाव तभी आएगा जब हम भेदभाव की दीवारें गिरा देंगे। भागवत ने एक क्रांतिकारी अपील करते हुए कहा कि मंदिर, जलाशय और श्मशान घाट सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए, चाहे उन्हें किसी ने भी बनवाया हो। उन्होंने पर्यावरण बचाने, स्वदेशी अपनाने और परिवारों में संवाद बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि हिंदू धर्म ही विश्व कल्याण का रास्ता है। भागवत का साफ संदेश है, अगर हम भीतर से एक हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की सबसे खौफनाक खबर सीमा पार बैठे दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली है। साल 2025 में भारत ने अपनी रक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय जांबाज फौज ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को मटियामेट कर दिया है। यह कार्रवाई साफ संदेश है कि अब भारत हमलों पर डोजियर नहीं भेजता, बल्कि सीधे डंडा चलाता है। मोदी सरकार ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दुश्मन की सबसे कमजोर नस दबा दी है। देश के अंदर भी नक्सलवाद का अंत करीब है और मार्च 2026 तक पूरे भारत को नक्सल मुक्त करने का मिशन युद्ध स्तर पर जारी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हुए भारत अब 23
600 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। साफ है कि यह नया भारत अब किसी के आगे झुकेगा नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया चलाएगा। खबरदार, क्या ममता के बंगाल में कानून का राज खत्म हो चुका है? आज की यह झकझोर देने वाली खबर सीधे पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों से आ रही है। विधानसभा चुनावों की आहट के बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दक्षिण 24 परगना से आए एक खौफनाक वीडियो का हवाला देते हुए शुभेंदु ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के राज में अब महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अपराधियों ने एक महिला और उसके परिवार को लाठियों से बेरहमी से पीटा, मानो उन्हें कानून का कोई डर ही ना हो। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि ये गुंडे सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं, जिन्हें पता है कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। उन्होंने साफ कहा है कि अगर बंगाल की बेटियों को बचाना है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही एकमात्र रास्ता है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी इन गंभीर आरोपों का क्या जवाब देती हैं। जय श्री राम। आज की सबसे बड़ी और गौरवशाली खबर धर्मनगरी अयोध्या से आ रही है, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर विपक्ष के होश ठिकाने लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साथ मंच संभालते हुए पिछली सरकारों की धज्जियां उड़ा दी। सीएम योगी ने गरजते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने सत्ता के लालच और तुष्टीकरण के चक्कर में अयोध्या को लहूलुहान किया था। उन्होंने याद दिलाया कि एक वक्त वो भी था जब जय श्री राम बोलने पर लाठियां चलती थीं और गिरफ्तारियां होती थीं, लेकिन आज अयोध्या में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भावुक होते हुए इसे दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बताया और विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि समय सबका आता है। जिन्होंने रामगणना का समय सबरा करके भक्तों को अपराधी कहा था, आज उनकी हालत पूरी दुनिया देख रही है। यह दहाड़ साफ है, राम का अपमान करने वालों का अब राजनीति में कोई स्थान नहीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो खबर आ रही है उसने फिल्म जगत से लेकर सियासत तक खलबली मचा दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता संगीत सोम ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को सीधे तौर पर देश का गद्दार करार दिया है। संगीत सोम ने एक जनसभा में गरजते हुए आरोप लगाया कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, और दूसरी तरफ शाहरुख खान आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देते हैं। संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जैसे अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं का सफाया हुआ, वैसे ही अब गद्दारों की खैर नहीं। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के राज में भारत का मान दुनिया में बढ़ा है, जबकि विपक्षी और कुछ फिल्मी सितारे देश को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। दिल थाम लीजिए, क्योंकि मोदी सरकार ने नए भारत की रफ्तार को दोगुना करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि कैबिनेट ने 142 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नासिक सोलापुर छालेन हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। यह 374 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे महाराष्ट्र के नासिक, अहिल्यानगर और सोलापुर जैसे बड़े जिलों को सीधा जोड़ेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यात्रा का समय 17 घंटे तक कम हो जाएगा। यह हाईवे सूरत चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, जो पश्चिम भारत को दक्षिण भारत के और भी करीब ले आएगा। महज 2 साल में तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी देश के विकास और ऐसी ही हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपकी एक लाइक हमें और भी अच्छी खबरें लाने के लिए मोटिवेट करती है। सावधान, आज की सबसे बड़ी खबर एक तरफ जहां दुश्मन के होश उड़ाने वाली है, वहीं दिल्ली की सियासत में भूचाल लाने वाली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी प्रलय मिसाइल का एक साथ 2 बार सफल परीक्षण कर इतिहास रच दिया है।
यह मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को पल भर में राख करने की ताकत रखती है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में यमुना नदी अब राजनीति का अखाड़ा बन गई है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गंदा प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए यमुना घाट पर हवन किया है। आप नेताओं का दावा है कि बीजेपी ने सीवर के पानी को साफ बताकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया, जबकि अब उनके ही मंत्री पानी को जहरीला बता रहे हैं। एक तरफ देश की सीमाएं मजबूत हो रही हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में पानी की शुद्धता पर छिड़ी यह जंग अब और भी तेज हो गई है। दिल्ली वालों, तैयार हो जाइए। अब ट्रैफिक जाम और महंगे सफर से जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है। प्रदूषण और ट्रैफिक से जूझ रही दिल्ली के लिए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब दिल्ली की सड़कों पर ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां जल्द ही राइड शेयरिंग और कारपूलिंग की सुविधा फिर से शुरू करने जा रही हैं। मंत्री सिरसा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 महीने के भीतर इस योजना को लागू किया जाए, ताकि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम हो और लोगों को साफ हवा मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहन मालिक भी बिना किसी कमर्शियल परमिट के इन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे। सरकार का लक्ष्य ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए बस और शटल सेवाओं को भी बढ़ाना है। मंत्री ने जनता से अपील की है कि आने वाली पीढ़ी के स्वस्थ भविष्य के लिए साझा सफर यानी ग्रीन मोबिलिटी को अपनाएं और दिल्ली को साफ बनाने में मदद करें। आज की एक और चौंकाने वाली और जागृत करने वाली खबर। रायपुर के हिंदू सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय आज बांग्लादेश जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और इन समस्याओं का एकमात्र समाधान एकता है। भागवत ने साफ शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है जब हमें जाति, भाषा और अमीरी, गरीबी का भेदभाव छोड़कर एक होना होगा। उन्होंने जोर दिया कि मंदिर, जलाशय और श्मशान घाट सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे पर भी चिंता जताई और कहा कि परिवारों का साथ बैठकर बात करना ही इस समस्या का हल है। भागवत ने आरएसएस के 100 साल के सफर का जिक्र करते हुए कहा कि संघ का काम अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल चुका है और अब हर हिंदुओं को समाज और देश के लिए मिलकर काम करना होगा। महाराष्ट्र में चुनावी शंखनाद, फडणवीस का तूफानी दौरा। तैयार हो जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा चुनावी धमाका होने जा रहा है। आगामी नगर निगम चुनावों को जीतने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खबर आ रही है कि फडणवीस अगले 12 दिनों में 45 से ज्यादा रैलियां कर विरोधियों के पसीने छुड़ाने वाले हैं। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों में उनकी कई सभाएं होंगी, जहां वे हर दिन करीब 10 रैलियों को संबोधित करेंगे। 15 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी और उसके सहयोगियों ने आक्रामक प्रचार का प्लान बनाया है। इसी बीच फडणवीस कैबिनेट ने एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अमरावती के अंबा देवी संस्थान को मंदिर निर्माण के लिए सरकारी जमीन देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। साफ है कि विकास और धर्म के एजेंडे के साथ बीजेपी अब नगर निगमों पर अपना कब्जा जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नंबर बाद